हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेज इन द कोर्स ऑफ एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का पार्ट को हमने 5th पार्ट पढ़ेंगे। आज उस 5th पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटेशन एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। मैंने ऑलरेडी इसकी जो स्लाइड्स पीडीएफ जो था वो मैंने आपको कल शेयर कर दिया था। होप कि आपने उसको थोड़ा सा पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। जब हम क्षतिपूर्ति की राशि की गणना कर रहे होते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या प्रोविजंस हमें उसमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसकी गणना के लिए हम इसे टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा। पहला है मृत्यु, जब हो जाती है तब गणना करनी है। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप निम्नांकित प्रकार की क्षति या चोट उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो दुर्घटना हो रही है जिसके लिए हम क्षतिपूर्ति कर रहे हैं उसके लिए 4 कंडीशंस हमारे सामने आती है। 4 तरह की चोट या क्षति होती है। या तो मृत्यु मीन्स डेथ, या फिर स्थायी पूर्ण अयोग्यता जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, या फिर आंशिक पूर्ण अयोग्यता जिसे हम कहते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, और फिर आता है पूर्ण या आंशिक अस्थायी अयोग्यता जिसको हम बोलते हैं टोटल और पार्शियल टोटल टेम्पररी डिसेबलमेंट। तो हम इन चारों हेड्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ये जो चोट है इन चारों के अंदर क्या रहेगा। कंप्यूटेशन जब हम करेंगे, इसकी गणना जब हम करेंगे क्षतिपूर्ति का, उसका मेथड और फॉर्मूलेज क्या रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी स्लाइड में एक टेबल, ये देखिए, ये जो टेबल है ये शेड्यूल 4 है जिसको मैं अभी आगे बोलूँगी। ये शेड्यूल 4 के अंदर देखिए, श्रमिक की क्षतिपूर्ति देय होने की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती उनके अंतिम जन्म दिवस को पूर्व हुए वर्षों की संख्या, और इधर आता है फैक्टर्स। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब वो 16 से अधिक नहीं और 65 से अधिक नहीं। तो ये आगे हमें फैक्टर्स दे रखे हैं जो कि हमें इसमें काम आते हैं। सबसे पहले हम मृत्यु के अंदर देखते हैं। मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति की गणना। मृत्यु की दशा में जो क्षतिपूर्ति की गणना है उसे धारा 4 के तहत और जो शेड्यूल 4 है उसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। जब सन 2000 में संशोधन धारा 4 के अनुसार श्रमिक की मृत्यु या चोट हो जाती है तो मृतक की मासिक मजदूरी, ठीक है, मासिक मजदूरी के 50% के बराबर राशि से संबंधित घटक रिलेवेंट फैक्टर से गुणा करके निर्धारित की जाएगी, अथवा 80,000 रुपये की राशि में से जो भी अधिक होगी वो उसको दे होगी। अब देखिए फॉर्मूला आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, मजदूर की मासिक मजदूरी, ठीक है, उसको मंथली आप क्या वेजेस दे रहे हो उसका 50%। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी संबंधित घटक है, रिलेवेंट फैक्टर है, आप वो इस पे डालोगे। अब जो इसका आंसर है या फिर 80,000, इन दोनों में से जो भी अधिक आएगा वो हम उसको वो क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ठीक है, अगर इसके अतिरिक्त 4,000 रुपये से अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक की दशा में उसकी मासिक मजदूरी 4,000 रुपये मानकर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करी जाती है। ठीक है, अब स्थायी पूर्ण अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ कंपनसेशन इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, परमानेंट मीन्स हमेशा, टोटल मीन्स कंप्लीट, डिसेबलमेंट हो गया है उसको। तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला देखिए, श्रमिक की मासिक मजदूरी इंटू 60%, क्या चेंज आ रहा है, 50 ऊपर था, यहाँ 60 इंटू रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें क्योंकि ऊपर वाले में मृत्यु थी और यहाँ पर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है तो यहाँ पे 90,000 से अगर उसकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा होगा, या तो 90,000 या ऊपर जो फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करा है वो उसको दिया जाएगा। अब श्रमिक की मासिक मजदूरी 4,000 रुपये मानकर ही क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की जाएगी। अगर किसी श्रमिक की 4,000 रुपये से अधिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक की दशा में हम उसकी क्या मानेंगे कि उसको 4,000 से ज़्यादा पा रहा है तो वो हम उसकी 4,000 मंथली वेजेस लेंगे। आप देखिए थर्ड आ रहा है हमारे सामने, जिसे अपन बोलते हैं कंप्यूटेशन इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। स्थायी आंशिक अयोग्यता, परमानेंट तो है लेकिन आंशिक है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, पार्शियल डिसेबलमेंट है। तो इसमें
अनुसूची प्रथम के द्वितीय भाग में वर्णित चोटे लगने पर हमने पढ़ा था शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। शेड्यूल फर्स्ट को हमने जो द्वितीय भाग सेकंड भाग था इसके अंदर, उसकी इसमें वर्णित चोटें होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये अनुसूची आपको नेक्स्ट स्लाइड मैंने ऑलरेडी बता दी है क्या कहती है। अब इसमें जो हम कैलकुलेट करेंगे वो आगे पढ़ देखिए। अब स्थायी पूर्ण अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति की राशि जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्थायी पूर्ण अयोग्यता की जो अगर राशि आ रही है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे चोट के कारण जो भी अनुसूची के अनुसार आय कमाने की क्षमता में आय कमी का प्रतिशत है, तो वहाँ पर हम वो फिगर डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो उन चोटों की क्षतिपूर्ति की गणना जिन्हें प्रथम सूची में वर्णित नहीं किया गया है, तो अगर वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कोई चोटें नहीं है तो उनके लिए क्या रहेगा, स्थायी पूर्ण अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति की राशि मल्टीप्लाई बाय चोट के कारण चिकित्सा द्वारा अनुमानित आय कमाने की क्षमता। अगर जो अब उसके अंदर टेबल में तो है ही नहीं, तो जो चिकित्सक कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शनल इसमें यहाँ पर फिगर डाल देंगे जिससे हमारा क्षतिपूर्ति कैलकुलेट हो जाएगी। अब मान लीजिए 2 या अधिक चोटों की क्षतिपूर्ति की गणना अगर कर रहे हैं, जब किसी श्रमिक की एक ही दुर्घटना में 2 या 2 से अधिक चोटों के कारण क्षति हुई तो उनकी क्षतिपूर्ति की राशि का योग कर लिया जाएगा और उसी अनुपात में उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। किंतु कोई भी श्रमिक किसी भी दशा में चोटों के लिए पूर्ण स्थायी अयोग्यता की दशा में चुकाई जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक राशि नहीं प्राप्त कर सकता। मीन्स आपको अगर मान लीजिए पूर्ण हुई होती, पूर्ण कंप्लीट आपको अयोग्यता होती, तो जो राशि वहाँ पर मिलती उससे ज़्यादा ये राशि नहीं हो सकती है। अब पूर्ण आंशिक स्थायी अयोग्यता की दशा में क्षतिपूर्ति की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ कंपनसेशन इन द केस ऑफ टोटल और पार्शियल, यहाँ क्या टेम्परेरी डिसेबलमेंट। ठीक है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट है जब कोई श्रमिक किसी चोट में अस्थायी रूप से आंशिक या पूर्ण अयोग्य हो जाता है तो उसे अर्धमासिक आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि की भुगतान किया जाएगा। यह क्षतिपूर्ति की राशि श्रमिक के मासिक वेतन के 50% के बराबर होगी। ठीक है, सॉरी 25% के बराबर, 25% है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी डिसेबलमेंट है। अब अर्धमासिक भुगतान पूर्ण या आंशिक अस्थायी अयोग्यता की दशा में सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के प्रावधानों के अनुसार अर्धमासिक भुगतान भी दिया जाएगा। अयोग्यता की तिथि के 16वें दिन किया जाएगा यदि अयोग्यता 28 दिन या उससे अधिक तक बनी रहती है, या फिर यदि अयोग्यता 28 दिन से कम अवधि की रहती है तो अयोग्यता की तिथि से 3 दिन की प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के 16वें दिन पर दी जाएगी। यदि अयोग्यता की अवधि लंबी चलती है तो अयोग्यता की अवधि के में अथवा 5 वर्ष तक जो भी कम हो वह अर्धमासिक भुगतान किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हमने पढ़ा है कि जो कंपनसेशन जब हम निकालते हैं तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया 4 तरह की चोट होती है, मृत्यु, अस्थायी पूर्ण अयोग्यता, आंशिक पूर्ण अयोग्यता या पूर्ण या आंशिक अस्थायी अयोग्यता। इन चारों चीज़ों को हमें पढ़ना है, इसके फॉर्मूलेज को याद करना है, जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेवेंट फैक्टर उसमें आएगा। अब आपका क्वेश्चन बनता है, आज का असाइनमेंट है, हाउ इज़ द कंपनसेशन अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर वेरियस डिसेबलमेंट अंडर द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। आपको ये जो आज हमने क्लास में पढ़ा है आपको ये एक्सप्लेन करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसका असाइनमेंट करके रखना है। थैंक यू सो मच।